को लेकर फैसला आज है। कहा जा सकता है मसूद अजहर के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन देखने वाली बात है कि चीन का आखिर क्या रुख रहेगा, क्योंकि चीन इसके पहले वीटो लगा चुका है। अब आज सभी की निगाहें चीन की तरफ। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया जाएगा। यूएनएससी की समिति 1267 इस प्रस्ताव पर मुहर लगा सकती है। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए फ्रांस यूएनएससी में प्रस्ताव लेकर आया था, जिसे अमेरिका और ब्रिटेन का भी समर्थन मिला है। अभी मुझे लग रहा है कि मसूद अजहर के केस में क्योंकि पूरी दुनिया की ओपिनियन टेररिज्म के विरुद्ध जारी है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि चीन अभी अकेला होना चाहता है। वहीं इस मुद्दे पर चीन ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। भारत और यूएनएससी के अन्य सदस्यों के 3 बार लाए गए इस प्रस्ताव पर चीन रोड़े अटका चुका है और अब बातचीत के जरिए ही समाधान निकालने की बात कह रहा है। और इथियोपिया विमान हादसे के बाद में डीजीसीए की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है और ये कहा जा रहा है कि बोइंग पायलट जो हैं अब उन्हें करीब 1000 मिनट का जो एक्सपीरियंस है वो होना जरूरी है। इंडोनेशिया के बाद महज 6 महीने के अंदर इथियोपिया में बोइंग 737 मैक्स 8 दूसरे बड़े हादसे ने दुनिया को हिला दिया है। इसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने भारतीय एयरलाइंस कंपनियों के जरिए बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। डीजीसीए ने ये जानकारी ट्वीट कर दी है। डीजीसीए ने कहा है ये प्लेन तब तक सेवा से बाहर रहेंगे जब तक इनमें जरूरी बदलाव और सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय नहीं किए जाते। इससे पहले डीजीसीए ने बोइंग 737 मैक्स 8 विमानों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें कहा गया था कि अब बोइंग 737 मैक्स 8 विमान उड़ाने वाले पायलट को कम से कम 1000 घंटे का अनुभव होना जरूरी है, लेकिन अब इसकी उड़ानों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। भारत में इस कंपनी का विमान सिर्फ स्पाइस जेट और जेट एयरवेज ही इस्तेमाल करती है। स्पाइस जेट के बेड़े में बोइंग 737 मैक्स 8 के कुल 8 विमान है। अब इसकी उड़ान पर रोक लगा दी गई। भारत के अलावा जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन समेत अन्य देशों ने भी आसमान में 157 चिताएं जलने के बाद इस विमान की उड़ान पर रोक लगा रखी है। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब टिकटों के बंटवारे को लेकर अब चर्चा की जा रही है। कुछ इसी तरह की तस्वीर महाराष्ट्र में देखने को मिली, जहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मातोश्री पहुंचे, उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही देश के सियासी दलों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कल तक एक दूसरे को पटकनी देने वाले अब मिल बैठकर सियासी समीकरण साधने में लगे हैं। मंगलवार रात महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच राज्य की 48 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा जिन सीटों पर मौजूदा सांसदों का विरोध है उस पर भी दोनों नेताओं ने विचार विमर्श किया। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर शिवसेना और बीजेपी में सीटों का तालमेल पहले ही हो चुका है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जहां 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो वहीं 23 सीटों पर शिवसेना के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। टीम न्यूज नेशन। तो टिकटों के बंटवारे और टिकट तय करने को लेकर अब जो हलचल है वो देखने को मिल रही है। कुछ इसी तरह से कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज मीटिंग होने वाली है और माना जा रहा है कि असम में कौन दावेदार होंगे, आज उनके नाम तय हो सकते हैं। यूपी में गठबंधन की गांठ सुलझाने में जुटी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक के बाद यूपी की 11 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। इस लिस्ट में प्रियंका गांधी का नाम नहीं है। लिस्ट के मुताबिक रायबरेली से सोनिया गांधी, अमेठी से राहुल गांधी, फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद, सहारनपुर से इमरान मसूद, बदायूं से सलीम इकबाल शेरवानी, धरौरा से जितिन प्रसाद, उन्नाव से अनु टंडन, अकबरपुर से राजाराम पाल, जालौन से बृजलाल खबरी, फैजाबाद से निर्मल खत्री और कुशीनगर से आरपीएन सिंह चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने गुजरात के लिए भी 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं टीएमसी की तरफ से भी ममता बनर्जी ने नाम लगभग तय कर लिए हैं। अभी बाकी के जो नाम हैं उनके भी बारे में माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द उनकी भी अगली सूची सामने आ सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। ममता बनर्जी ने पार्टी की 12 सदस्यीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। इस सूची में तृणमूल कांग्रेस के कई पुराने सांसदों का पत्ता काटा गया है। इनमें प्रोफेसर सुब्रतो बोस शामिल है, जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ने की मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अभिनेत्री संध्या राय भी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। उमा सोरेन, इदरीस अली और सुब्रत बख्शी भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची में इस बार 41% महिला उम्मीदवार हैं। क्रिश्चियन मिशेल से आज एक बार फिर से ईडी पूछताछ करेगी। बता दें, अगस्ता वेस्टलैंड मामले में तिहाड़ जेल में कैद है फिलहाल क्रिश्चियन मिशेल। आज उनसे पूछताछ की जाएगी। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल से ईडी आज तिहाड़ जेल में पूछताछ कर सकती है। मंगलवार को उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां उसने चौंकाने वाला खुलासा किया। मिशेल ने कहा कि सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने दुबई में उससे मुलाकात की थी। कोर्ट ने ईडी को तिहाड़ जेल में क्रिश्चियन मिशेल से पूछताछ की इजाजत दे दी है। पूछताछ के दौरान जेल का एक अधिकारी मौजूद रहेगा। साथ ही मिशेल के वकील को भी पूछताछ के दौरान सुबह और शाम आधे घंटे के लिए सीमित पहुंच की मंजूरी दी गई है। बता दें कि दुबई से प्रत्यर्पण के बाद ईडी ने मिशेल को 22 दिसंबर 2018 को गिरफ्तार किया था।
तो जैसलमेर से एक पाक जासूस को गिरफ्तार किया गया है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये पाक जासूस ISI से जुड़ा हुआ था और भारत में लेकर खुफिया जानकारियां वहां पर लीक करता था। राजस्थान के जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी के आरोप में एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है। सुरक्षा एजेंसियों की टीम संदिग्ध को पूछताछ के लिए जयपुर ले गई। संदिग्ध युवक के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में होने के संदेह के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने युवक को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध युवक नवाब खान सम इलाके में जीप सफारी का काम करता था। सुरक्षा एजेंसियों ने युवक को जीप सफारी के बहाने सम से जैसलमेर लाकर दबोच लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान बॉर्डर पर काफी जासूसी की जा रही है। इसके लिए पाकिस्तान कैमरे लगे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के जासूसी ड्रोन को राजस्थान बॉर्डर से लगते जिले श्री गंगानगर में मार गिराया था। इससे पहले बीकानेर में भी पाक के एक ड्रोन को भारतीय वायुसेना के सुखोई विमान ने मार गिराया था। दिल्ली में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी तस्वीर CCTV में कैद हुई है, जहां पर लाजपत नगर में दिन दहाड़े किस तरह से कार चोरी को अंजाम दिया गया वो भी देखिए। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि चोर कितनी आसानी से क्रेटा कार पर हाथ साफ कर रहे हैं। वारदात दक्षिण दिल्ली के पौष इलाके लाजपत नगर 4 में 2 मार्च की है। यहाँ एक क्रेटा कार की चोरी ने सबको चौंका दिया। चोरों की ये करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे सफेद रंग की कार आकर रुकती है। कार में कुछ लोग मौजूद हैं। उसका ड्राइवर कार पैक करता है और सीट से उतरता है। वो सफेद कार में पिछली सीट पर बैठता है और कुछ देर बाद बाहर निकलता है। इसके बाद कार सवार एक चोर क्रेटा कार की तरफ जाता है और महज चंद मिनट में कार का लॉक खोलकर पलक झपकते ही कार ऑन कर वहां से 9-2-11 हो जाता है। वहीं अमर कॉलोनी थाना पुलिस इस मामले में CCTV फुटेज के सहारे चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। भदोही में लपटों का तांडव देखने को मिला। देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत जलकर खाक हो गई। घर से उठता काला धुआं और आग की उठती लपटों से इस बात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि आग कितने भयावह है। भदोही के रिहायशी इलाके में इस 3 मंजिला इमारत में आग तेजी से फैली और देखते ही देखते पूरी इमारत को ली लिया। इस इमारत में एक फर्नीचर की दुकान भी है, जिसकी वजह से आग और ज्यादा बढ़ गई। इस घर के ऊपर एक मोबाइल टावर है, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। आग के आसपास के मकानों को खाली करवाकर आग बुझाने में दमकल की टीम जुटी और घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनने के बाद में प्रियंका गांधी ने अहमदाबाद में जमकर वो गरजती हुई नजर आई और उनके निशाने पर सीधे सीधे मोदी सरकार रही। जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उनसे पूछिए जो 2 करोड़ रोजगार उन्होंने आपको जिनका उन्होंने आपको वचन दिया था, वो रोजगार कहाँ है। उनसे पूछिए कि जो 15 लाख आपके खाते में आने थे, वो 15 लाख कहाँ गए। जिन महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, उन महिलाओं को किसने पूछा है इन 5 सालों में। कल का दिन राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा। कल पाटीदार नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस के साथ में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी के लिए मंगलवार का दिन काफी अहम था। 58 साल बाद गुजरात की धरती पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई और इसी दौरान पाटीदार नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी में आज जुड़ रहा हूँ और हम सब साथ मिलकर इस देश को मजबूत बनाने के लिए, इस देश के सभी प्राथमिक मुद्दों को हल करने के लिए काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को मजबूत करके गांव-गांव तक इस विचारधारा को ले जाने का प्रयास करेंगे। हार्दिक पटेल का कांग्रेस में शामिल होना गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि गुजरात में पाटीदार वोट बैंक का तकरीबन 18% हिस्सा रहता है। पाटीदार आंदोलन के बाद से हार्दिक इस वोट बैंक में काफी पैठ है। यही है कांग्रेस का प्लान। हार्दिक पटेल के एक्स फैक्टर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को उन्हीं के घर में चुनौती दी जाए। जहां पूरी की पूरी कांग्रेस के जो आला नेता थे वो गुजरात में मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। 79 साल पहले आज ही का वो दिन था जब बापू ने ऐतिहासिक दांडी मार्च की शुरुआत की। हालांकि दांडी मार्च अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण नमक कानून का विरोध करने के मकसद से निकाला गया था। दरअसल इसके पीछे महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कांग्रेस ने हमेशा वंशवादी संस्कृति को बढ़ावा दिया। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी कभी कोई आस्था नहीं रही है। गांधी जी कांग्रेस कल्चर को अच्छी तरह समझ चुके थे, इसलिए वो चाहते थे कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, खासकर 1947 के बाद। तो चुनाव के पहले जिस तरह से नेताओं के आने जाने का सिलसिला जारी है, बीजेपी में कई कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए हैं, तो इसी बीच बगावत और बागी तेवर भी अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। साक्षी महाराज ने पत्र लिखकर स्पष्ट कर दिया है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो इसके अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं।
यदि मेरे संबंध में पार्टी कोई अन्य निर्णय लेती है तो इससे मेरे प्रदेश और देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं के आहत होने की पूरी संभावना है, जिसका परिणाम सुखद नहीं होगा। यह था उस खत का मजमून जो उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे को भेजा। इस खत की वजह वो अटकलें हो सकती हैं जो यूपी में बीजेपी को लेकर लगाई जा रही हैं। इन अटकलों के मुताबिक यूपी में पार्टी कुछ मौजूदा सांसदों की टिकट काट सकती है। कुछ जगह तो 25 सांसदों की टिकट कटने का आंकड़ा भी जताया जा रहा है। शायद इन्हीं अटकलों का डर है जिसके चलते साक्षी महाराज ने समीकरण भरा पैगाम हाईकमान को भेजा है। तो कुछ इसी तरह की तस्वीर पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिली। यहाँ पर भी टीएमसी सांसद ने बीजेपी का हाथ थाम लिया। कोलकाता में दीदी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही थी तो दिल्ली में तृणमूल सांसद अनुपम हाजरा ने दीदी को अलविदा कह दिया। बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में अनुपम हाजरा ने पार्टी की सदस्यता ली। उस एरिया का लोकल एड भी था, तो मुझे पता था कि उस एरिया में नीड क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे दबाव दिया गया कि पार्टी जो चाहेगी वही काम करो। अनुपम हाजरा के साथ ही कांग्रेस विधायक दुलाल चंद्र बागची और सीपीएम के विधायक खोगन मुर्मू ने भी बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी भले ही टीएमसी में सेंध लगाने में कामयाब हो रही हो, लेकिन न्यूज नेशन के ओपिनियन पोल में अनुमान बताते हैं कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल में उम्मीद मुताबिक बढ़त नहीं मिलेगी। तो बीजेपी को घेरने के लिए जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने महागठबंधन तैयार किया, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही महागठबंधन के वजूद पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जीतन राम मांझी तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अगली मीटिंग में शामिल नहीं होने की बात कही है। बिहार में एनडीए को टक्कर देने के लिए महागठबंधन का जो सपना देखा जा रहा था, उस पर आज जीतन राम मांझी सवाल उठाते नजर आए। न्यूज नेशन से खास बातचीत में मांझी ने कहा, सीट बंटवारे में नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इतनी बात तो हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को। कांग्रेस से भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि समीकरण नहीं बैठे तो यूपी की तरह बिहार में भी पार्टी अकेले ही चुनावी समर में उतरेगी। वहीं ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया है कि वो महागठबंधन की अगली मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगी। यह इशारे शायद बीजेपी खेमे में थोड़ी राहत पहुंचाएंगे। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के बाद में पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखला गया है कि एलओसी पर उसकी नापाक हरकतें अभी जारी है। अब F-16 की पूरी स्क्वाड्रन एलओसी पर तैनात पाकिस्तान की ओर से कर दी गई। एलओसी पर पाकिस्तान लगातार उकसावे भरी कार्रवाई कर रहा है। भारत की सीमा पर पाक ने F-16 फाइटर जेट को तैनात किया। F-16 की पूरी स्क्वाड्रन को पाक ने एलओसी पर तैनात किया है। रावलपिंडी में 10 कोर के मुख्यालय से टीम को एलओसी पर भेजा। सियालकोट की स्पेशल फोर्स ब्रिगेड को भी बॉर्डर पर भेजा। जॉर्डन से मिले जेट को पाक ने नॉर्दर्न एरिया में तैनात किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान लगातार सीजफायर उल्लंघन कर रहा है और आम लोगों को निशाना बना रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद अब तक पाकिस्तान 26 मौकों पर युद्ध विराम का उल्लंघन कर चुका है। तो कुछ इसी तरह से राजस्थान के 3 सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। बताया जा रहा है श्रीगंगानगर में भी कुछ इसी तरह से ड्रोन देखे गए। फतोही, रोडीवाला और हिंदू मालकोट, यह है सीमावर्ती श्रीगंगानगर के वो इलाके जहां पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। मार्च के महीने में राजस्थान के कुछ सेक्टर्स में लगातार पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए हैं और यही नापाक कोशिश मंगलवार को भी सामने आई। बताए गए 3 इलाकों में हिंदू मलकोट की वही जगह है जहां पाकिस्तान का एक ड्रोन मार गिराया गया था। ये ड्रोन भारतीय सीमा में जासूसी करने के मकसद से घुसा था, लेकिन सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर इसे गिरा दिया। उसको लगता है कि कहीं उसको सफलता मिल सकती है तो राजस्थान में या गुजरात सेक्टर में, जहाँ डेजर्ट है, ऑब्स्टिकल्स कम है और उसके पास उसकी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियाँ इसी इलाके में कुछ कर सकती हैं। लेकिन उसकी भूल होगी अगर किसी प्रकार से गलती से हिंदुस्तान की तरफ हमला करने की कोशिश की तो बहुत बुरी मार खाएगा। पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पर ऐसी करतूतें करने का एक ही मकसद हो सकता है, कश्मीर में एलओसी पर भारतीय दबाव को कम करना। तो पाकिस्तान की ओर से लगातार नापाक हरकतें जारी हैं। अब एक और साजिश का खुलासा हुआ है। जानकारी ये मिली है कि पीओके में पाकिस्तान लोगों को फिदायीन बनाने की तैयारी कर रहा है। कश्मीर में अब फिदायीन हमले करो, यह है पाकिस्तानी फौज की नई साजिश, जिसे बेनकाब किया है पीओके के बाशिंदों ने। मंच था यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन का, जहां पीओके के वरिष्ठ नेता सरदार शौकत अली कश्मीरी ने पाकिस्तान को बेपर्दा कर दिया। ये जो टेररिज्म पाकिस्तान से जो है जिसको बढ़ावा मिल रहा है और हम 47 साल से देख रहे हैं, पाकिस्तान के जनरल मैन टाइम पे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि कश्मीरियों को क्या करना चाहिए। जनरल अमजद शोएब का यहाँ जिक्र भी हुआ है कि अब कश्मीरियों को ये लाइट वेपन स्तर करके तो सुसाइड के हथियार को इस्तेमाल करना चाहिए। इस मीटिंग में पीओके के एक्टिविस्ट के साथ सिंध और खैबर पख्तूनवा के सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे और इन इलाकों में पाक आर्मी की दरिंदगी को बयां किया। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की कूटनीतिक घेराबंदी की है, उससे पाकिस्तान के सताए ऐसे समुदाय को भी बल मिला है।
कुछ इसी तरह से अलगाववादी नेताओं की कमर तोड़ने का काम लगातार हिंदुस्तान की तरफ से जारी है। अलगाववादी नेता जहूर वटाली बताया जा रहा है कि बिजनेस के आड़ में टेरर फंडिंग किया करता था। ईडी ने 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त की। ये दो तस्वीरें आपको कश्मीर में टेरर फंडिंग पर ईडी की सख्त कार्रवाई से रूबरू करा देंगी। तस्वीरों में आपको जो शख्स दिख रहा है उसका नाम है जहूर अहमद वटाली, जिसने बिजनेस की आड़ में आतंकी संगठनों को पैसा दिया। और दूसरी तस्वीर है गुरुग्राम में वटाली की संपत्ति की, जिसे जब्त कर लिया गया है। टेरर फंडिंग की रकम का इस्तेमाल जहूर वटाली कश्मीर में पत्थरबाजी करवाने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए करता था। इस पैसे से उसने संपत्तियां भी खरीदी थी। दरअसल ये संपत्तियां लश्कर सरगना हाफिज सईद और हिजबुल सरगना सैयद सलाउद्दीन की बेनामी संपत्तियां हैं। वटाली के ऊपर लश्कर तौयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के पाकिस्तानी नेटवर्क से पैसा लेकर घाटी में आतंकियों तक पहुंचाने का इल्जाम है। लंदन और दुबई में भी वटाली की संपत्तियां हैं और शक है कि दुबई में ही हवाला के जरिए वटाली टेरर फंडिंग को अंजाम देता था। अयोध्या मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता के लिए बनाई गई जो पैनल है उसमें श्री श्री रविशंकर का नाम होने को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। मध्यस्थता पैनल में मौजूद 3 लोगों में से एक श्री श्री रविशंकर का कुछ साधु संतों ने विरोध किया, तो अब बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी भी इस विरोध में सुर मिलाने लगे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अयोध्या के लोग रविशंकर जी का लोग विरोध कर रहे थे। इसे सवाल उठाया हमने कि हमारे अयोध्या के लोग जो है रविशंकर का विरोध कर रहे हैं। जब अयोध्या के लोग जो है उनसे नहीं बात करेंगे तो हम क्या करेंगे। मुस्लिम पक्षकारों की मीटिंग बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने बुलाई थी। बैठक में ये भी तय किया गया कि अयोध्या में पैनल के सामने अपना पक्ष किस तरह रखा जाएगा। अब देखेंगे जुर्म से जुड़ी हुई हर अहम खबर क्राइम कट टू कट में। दिल्ली के अक्षरधाम में चलती कार में आग लगने से महिला और 2 बच्चियों की जान जाने के बाद इस हादसे में जिंदा बचे महिला के पति पर ससुराल पक्ष ने सुनियोजित तरीके से हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। एक तरफ जहां योगी सरकार प्रदेश में गुंडाराज खत्म करने के दावे कर रही है, तो वहीं उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता सरेआम गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं। मामला प्रतापगढ़ का है, जहां मामूली सी बात पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक शख्स को सरेआम पीटा। मध्य प्रदेश के सागर में एक सिरफिरे ने एक युवती के चेहरे पर चाकुओं से वार कर दिया। जख्मी हालत में इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला एक तरफा प्यार का बताया जा रहा है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। महाराष्ट्र के ठाणे में सीमेंट ब्लॉक की चोरी के लिए 5 लोगों ने एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी। पुलिस ने शक के आधार पर 5 लोगों को पकड़ा, जिसके बाद सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया। मार्च में भी कुछ इसी तरह से ठंड का मौसम देखने को मिल रहा है। जम्मू की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर डोडा में जमकर बर्फबारी हुई। तस्वीरें जम्मू के डोडा की हैं, जहां पहाड़ियां एक बार फिर बर्फ की सफेद चादर में ढक गई हैं। आमतौर पर इन हिस्सों में मार्च आते आते बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार मौसम है कि मानकर राजी नहीं है। डोडा जैसे ही तस्वीरें रामबन से भी आई, जहां पटनी टॉप बर्फ से पूरी तरह ढक गया। रामबन के कुछ इलाकों में इतनी बर्फबारी हुई कि सड़कों पर लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई, तो स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि बदलते मौसम ने सैलानियों को भी जम्मू से दूर नहीं जाने दिया। टूरिस्ट सीजन ढलते ढलते दोबारा शुरू हो गया है और बर्फीली फिजा को देखने के लिए पर्यटक जम्मू आ रहे हैं।